कक्षा 6ठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत व्याकरण सहित इस चैनल पर पढ़ाई हुई है तथा रीड संस्कृत दोनों लेवल की प्रथम एवं द्वितीय दोनों भाषाएं इस चैनल पर पढ़ाई हुए हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के अपना अपना अध्ययन करें। श्री गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः। 10वीं कक्षा के मेरे प्यारे बच्चों, संस्कृत विषय के अध्ययन के क्रम में आज आपको 12वां पाठ पढ़ाया जाएगा। हमारे चैनल पर 11 पाठ पढ़ाए हुए हैं और इसके बाद में 13वां, 14वां, 15वां पाठ भी आपको उपलब्ध मिलेगा। इसलिए आप हमारे चैनल पर संस्कृत का बोल्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग सघन अध्ययन कर सकते हो। हमारे चैनल पर कई प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनमें से 2 प्लेलिस्ट है जो 10th की है, ठीक है ना। आप अगर YouTube के चैनल पर, हमारे चैनल पर के शिक्षा गुरु संस्कृत चैनल पर प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, तो वहाँ आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी कक्षा 10 संस्कृत पाठ्य पुस्तक। उसमें आपके 15 के 15 पाठ मिलेंगे आपको। और दूसरी प्लेलिस्ट आप ढूंढ करके देख लेना, कक्षा 10 संस्कृत व्याकरण। उसके अंदर संस्कृत व्याकरण के सारे टॉपिक बताए हुए हैं, 40 से लगाकर 60 वगैरह। उसके बाद में और भी एडेड किए जा रहे हैं। जैसा जैसा आपको गाइडेंस देने योग्य हैं वैसा वैसा हम आपको समय समय पर इस तरह से बैकग्राउंड टीचिंग या लाइव आकर के आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइडेंस करते रहेंगे। इसके अलावा भी हम प्लेलिस्ट तैयार करने वाले हैं, फर्स्ट टेस्ट की, सेकंड टेस्ट की, थर्ड टेस्ट की, और उसके अलावा हाफ ईयरली की, ईयरली की, एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम की गाइडेंस के लिए, उसके सिलेबस के लिए निर्धारित जो भी आपकी प्लेलिस्ट बनेगी वो हम समय समय पर इसी चैनल पर बनाते रहेंगे। और इसी तरह से आप अगर ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने साथ में पढ़ने वाले सभी मित्रों को बताइए कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जो संस्कृत विषय के विषय में कोई किसी तरह की परेशानी नहीं रखता है, यानी पूरा का पूरा अध्ययन करवाता है। कोई हम ट्रेलर नहीं दिखा रहे हैं, हम बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा का पूरा कोर्स करवा रहे हैं। तो इस पाठ को अपन पढ़ने जा रहे हैं। 12वां पाठ मरु सौंदर्य है और ये पाठ आपका जो है श्लोक वाला पाठ है। और श्लोक वाले पाठ को अपन को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसकी पहले थोड़ी गाइड दे देते हैं। उसके बाद में इस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ में कुल 8 श्लोक है, तो ये श्लोक काफ़ी गहराई से अध्ययन करेंगे। इसीलिए इस पाठ के 2 वीडियो बनेंगे। पहला वीडियो आपके 8 श्लोकों को पढ़ेंगे, उसके बाद में जो दूसरा वीडियो बनेगा वो शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर का बनेगा। तो 2 पार्ट में ये पाठ पूरा होगा। तो पहले थोड़ी गाइड आपको देते हैं कि श्लोक वाले पाठों को किस तरह से करना चाहिए। ये चीज़ आप देख सकते हो, ये हमने पहला पाठ पढ़ाया था उस समय का है। पहला पाठ श्लोक वाला है, तो उसके अंदर देखिए श्लोक वाले पाठों की संस्कृत व्याख्या होती है। क्या होती है? संस्कृत व्याख्या। ये पहला पाठ का पहला श्लोक है। इसकी संस्कृत व्याख्या में सबसे पहले अन्वय लिखना होता है। अन्वय लिखने के बाद में संदर्भ लिखना होता है। संदर्भ पूरी बुक का एक ही होता है। उसके बाद में प्रसंग लिखना होता है। उसके बाद में संस्कृत व्याख्या लिखनी होती है, इसका शॉर्ट संस्कृत लिखना पड़ता है। उसके बाद में व्याकरणात्मक टिप्पणी लिखनी पड़ती है, यानी 1, 2, 3, 4, 5 चीज़ आपको लिखनी पड़ती हैं, तब जाके संस्कृत क्लियर होता है। उसके अलावा हिंदी व्याख्या भी पूछी जाती है आपको, जो हिंदी व्याख्या इस तरह से हिंदी अनुवाद, सप्रसंग हिंदी अनुवाद आएगा आपके, सप्रसंग हिंदी अनुवाद लिखा हुआ आएगा। तो वहाँ आपको सप्रसंग हिंदी अनुवाद वाले प्रश्न के अंदर आपको सबसे पहले श्लोक, उसके बाद में अन्वय लिखना है। संस्कृत का जो हिंदी का अन्वय होता है वही। उसके बाद में संदर्भ आपको हिंदी में लिखना है, प्रसंग भी हिंदी में लिखना है, हिंदी अनुवाद भी हिंदी में लिखना है। उसके बाद में व्याकरणात्मक टिप्पणी जो संस्कृत व्याख्या में होती है वो सेम होती है। इस तरह से आपको प्रत्येक पाठ का करना है जो श्लोक वाले पाठ है। अब देखिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए आपको, फिर उसके बाद में 12वां पाठ शुरू करते हैं। आपके जो 10वीं का संपूर्ण पाठ्यक्रम है उसको थोड़ा हमने पहले पाठ में तो विस्तार से आधे घंटे तक समझाए हैं, वहाँ पर डिटेल से समझ सकते हो पहला पाठ निकाल करके। यहाँ पर देखिए पठित गद्यांश के अंदर पाठ्य पुस्तक है। पाठ्य पुस्तक में 7 प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। गद्य की हिंदी व्याख्या 5 की होगी, पद्य की हिंदी अनुवाद होगा 5 का, और पद्य की संस्कृत व्याख्या जो अभी हमने समझाई वो 4 नंबर की होगी। नाट्य की संस्कृत व्याख्या 3 नंबर की होगी। प्रश्नोत्तर आएंगे संस्कृत में, वो 3 नंबर के होंगे। 6 प्रश्न होंगे। प्रश्न निर्माण 4 नंबर के होंगे। श्लोक लेखन 3 नंबर का होगा। बाकी इसमें से किसी तरह का कोई भी प्रश्न नहीं बना जाएगा। उसके बाद में शीर्षक, संस्कृत में उत्तर देना, भाषिक कार्य, ये गद्यांश के अंदर आपको 10 नंबर का पूछा जाएगा। अब भाषिक कार्य में ये 5 प्रकार के हैं। उसके बाद में जो व्याकरण है उसमें संधि 4 नंबर की, समास 3 नंबर का, कारक 3 नंबर का, प्रत्यय 4 नंबर का, अव्यय 3 नंबर का, वाच्य 3 नंबर का, समय घटिका
2 नंबर की और अशुद्धि संशोधन है 3 नंबर का, 25 नंबर की आपके ग्रामर है, 27 नंबर की आपके बुक है, रचनात्मक कार्य 18 नंबर का, उसमें पत्र लेखन, संवाद लेखन, हिंदी वाक्यों का संस्कृत अनुवाद, चित्र लेखन और कथाक्रम संयोजन है। ये सारी की सारी चीज़ हमारे चैनल पर एक सिस्टमेटिक ढंग से समझाई हुई है, आप लोग उसको समझ सकते हो। शुरू करते हैं अब हम 12वां पाठ मरु सौंदर्य, है ना। मरु सौंदर्य के विषय में जो भी श्लोक लिखे गए हैं वो सारे के सारे श्लोक इस पाठ के अंदर दिए हुए हैं। 7 श्लोक पंडित विद्याधर शास्त्री द्वारा लिखे हुए हैं वो हैं, और 1 श्लोक है जिसको कहाँ से लिखा है कोई पता नहीं है, इसलिए 8 श्लोकों को हम यहाँ पर मरुस्थल के सौंदर्य, राजस्थान की धरती, मरुस्थल की सुंदरता के विषय में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आमुख देख लेते हैं। राजस्थान प्रदेशस्य पश्चिमांचले प्रसृतास्ति थार मरुभूमि राजस्थान्याः वयं विशेषतः अस्य मरुप्रदेशस्य शोभा संपदः अक्षकोशं प्रति अनुरक्तः गौरवान्वितः च स्मः। न केवलं वयम् अपितु मरुमहिम्नः आकृष्टः देशाटनरुचयः वैदेशिकः अपि मरुसौन्दर्यदर्शनवञ्चितान् स्वयात्मनः लोचनैर्वञ्चितान् मन्यमानः मरुदर्शनं कृत्वा आत्मनः धन्यान् मन्यते। राजस्थानी भाषायां महाकवि स्वनामधन्यः पद्मश्री कन्हैयालाल सेठिया इमाम एव भूमिं स्तुवन् धरती धूरारी इत्यमरं गीतं रचितवान्। आधुनिकः संस्कृतकवयो अपि स्वकाव्येषु मरुभूमि गौरवगानं कृतवन्तः। प्रस्तुते पाठे कतिपयैः सरलैः श्लोकैः मरुभूमेः अपूर्व सौंदर्यस्य यथावच्च चित्ताकर्षकं च चारुचित्रं प्रस्तूयते। मरु सौंदर्यम पाठ का नाम। अब इसका हिंदी अनुवाद। राजस्थान प्रदेश से षष्ठी विभक्ति, देखो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, अब ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। प्रथमा विभक्ति के जो भी शब्द होते हैं उसमें ने लगता है, जो शब्द रूप में होता है ना। द्वितीय विभक्ति के तीनों वचनों में शब्दों के को लगता है, तृतीया वालों के हिंदी में से लगता है, चतुर्थी वाले के लिए, पंचमी अपादान से अलग, षष्ठी संबंध का के की, सप्तमी अधिकरण में पेपर। इस तरह से अपन शब्द रूप के शब्दों के अनुसार हिंदी अनुवाद करेंगे। ये चीज़ हमने पीछे वाले पाठों में भी आपको बताई थी, यहाँ पर भी बता देते हैं कि अकॉर्डिंग टू शब्द रूप और अकॉर्डिंग टू कारक हिंदी अनुवाद किया जाता है। तो यहाँ जितने भी शब्द हैं उसमें से 80% यहाँ पर शब्द रूप के शब्द हैं, इसलिए शब्द रूप के अनुसार देखो। राजस्थान प्रदेश से षष्ठी विभक्ति, राजस्थान प्रदेश के को संस्कृत में कुछ नहीं कहते, हिंदी में के अलग होता है, संस्कृत में उसी शब्द में विभक्ति लगा करके ने में से ये सब लगाते हैं। तो राजस्थान प्रदेश के पश्चिमांचले यानी पश्चिम अंचल में, सप्तमी विभक्ति रामे बाल के, है ना, पश्चिमांचले पश्चिमी अंचल में, ठीक है ना। प्रसृत अस्ति, यहाँ पर दीर्घ संधि है, प्रसृत अस्ति थार मरुभूमि, थार मरुभूमि प्रसृत अस्ति। थार मरुभूमि यानी थार की मरुस्थल भूमि प्रसृत का मतलब आता है फैली हुई, अस्ति यानी है, फैली हुई है, थार की मरुभूमि फैली हुई है। राजस्थान प्रदेश के पश्चिमी अंचल में थार की मरुस्थल भूमि फैली हुई है। अस्ति का मतलब यहाँ पर एक ही शब्द धातु रूप है, बाकी सब शब्द रूप है, इसलिए यहाँ पर अस्ति का मतलब है, अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। राजस्थान यहाँ वयम, वयम यानी हम सभी, राजस्थान यहाँ ये आपके कर्ता हो गए। वयम है जो उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता है, इसलिए इस सेंटेंस के अंत में स्म है। ये अस्ति स्त संति, असि स्त अश्मि श्व है, स्म है, ये उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया है अस धातु की। ये वयम के कारण आई है, क्योंकि जो पुरुष कर्ता में होता है वही पुरुष क्रिया में होता है, ठीक है ना। इस तरह से हमारे चैनल पर जो पुरुष टॉपिक पढ़ाया उसको पढ़ोगे तो आपको चीज़ समझ में आएगी। बिना उसको पढ़े हम जो जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं उस तरीके से आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएंगे। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आप पहले ग्रामर पढ़ें, ग्रामर के अंदर जो हमने तरीका बताया है उस तरीके से आप लोग यहाँ पाठों के अंदर ग्रामर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस में आपके पाठ भी क्लियर हो जाएंगे और जो अनसीन पैसेज वगैरह आएंगे उसमें किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपके नहीं रहेंगी। सारी चीज़ आपको एक टीचर को समझ में आती हैं उसी तरह से आपको समझ में आ जाएगी। बहुत सारे टीचरों को भी समझ में नहीं आता है कि कहाँ पर क्या चीज़ होती है, तो हम जिस तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलने वाले हैं। राजस्थानिया वयम यानी हम राजस्थान के लोग, राजस्थानिया, हाँ राजस्थानीय है, राजस्थानिया वो राजस्थानिया प्रथमा बहुवचन है।
ये भी प्रथमा बहुवचन है। ये अस्मद सर्वनाम शब्द है। अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान, ठीक है ना। तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। ये भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। हम राजस्थानी है, विशेषता है यानी विशेष रूप से। अस्य प्रदेशस्य, ये अश्य षष्ठी एक वचन, अस्य षष्ठी एक वचन, ये विशेषण है, ये विशेष है। इस प्रदेश के शोभा संपदः यानी शोभा संपन्न, और अक्षय कोशम प्रति अनुरुक्ता यानी अक्षय कोश के प्रति अनुरक्त। अक्षय कोश का मतलब जो खजाना कभी खाली नहीं होता, वह अक्षय कोश होता है। उस अक्षय कोश के प्रति अनुरक्त और गौरवान्वित यानी गौरवान्वित, इसमें यानी है, इसमें यानी है, हम सब के लिए ये इसमें आता है। वी आर यानी हम हैं, तो आर है ये, ठीक है ना। और उसके बाद में न केवलम वयम अपितु मरु महिमना आकृष्टा देशाटन रुचि है वेदेशिका अपि मरु सौंदर्य दर्शन वंचितान स्व आत्मने लोचनेर वंचितान मन्यमाना मरु दर्शनम कृत्वा आत्मने धन्यान मनन्ते। काफ़ी लंबी लाइन है। न केवलम यानी न केवल, वयम यानी हम, मैं हलंत हुआ, अपितु यानी अपितु, न केवल हम अपितु मरु महिमना यानी मरु भूमि की महिमा से, आकृष्टा यानी आकृष्ट, देशाटन रुचि है। देशाटन यानी देश का, अटन यानी पर्यटन, रुचि है यानी रुचि वाले, देश का भ्रमण करने की रुचि वाले। वैदेशिका यानी विदेशी, फॉरेनर। अपि यानी भी, मरु सौंदर्य दर्शन यानी मरु सौंदर्य के दर्शन से, वंचितान यानी वंचित, स्वयात्मने यानी अपने आप को, ये भी द्वितीय बहुवचन है, ये भी द्वितीय बहुवचन है। वंचित अपने आप को, तो इसका विशेषण है ये द्वितीय बहुवचन है। अपने आप को, लोचनेर वंचितान, लोचने यानी आँखों से, वंचितान यानी वंचित, मन्यमाना यानी मानते हुए, मन्यमाना सानच प्रत्यय मानते हुए, मरु दर्शनम यानी मरु दर्शन, कृत्वा यानी करके, आत्मने यानी अपने आप को, ये द्वितीय बहुवचन है। धन्यान यानी धन्य, ये विशेषण है द्वितीय बहुवचन। अपने आप को धन्य मन्यन्ते यानी मानते हैं, ये मन्यन्ते आत्मनेपदी प्रथम पुरुष बहुवचन है, ठीक है ना। न केवल हम अपितु मरु की महिमा से आकृष्ट, देश के भ्रमण की रुचि वाले वैदेशिक लोग भी मरु सौंदर्य के दर्शन से वंचित, अपने आप को लोचनों से मतलब आँखों से वंचित मानते हुए, मरु दर्शन करके ही अपने आप को धन्य मानते हैं। राजस्थानी भाषा या महाकवि, राजस्थानी भाषा के महाकवि, स्वनाम धन्य यानी अपने नाम से धन्य, पद्मश्री यानी पद्मश्री, कन्हैया लाल सेठिया यानी कन्हैया लाल सेठिया, इमाम एव भूमिम, इमाम के अंदर द्वितीय बहुवचन, द्वितीय एक वचन है, भूमि के अंदर द्वितीय बहुवचन है। इमाम यानी इस, भूमि में यानी भूमि को यहाँ पे लगेगा क्योंकि ये तो विशेषण है। इस ही बीच में आता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस ही भूमि को स्तुवन यानी स्तुति करते हुए, भूमि की बोलते हैं, स्तुति के योग में हमेशा द्वितीय आती है, इसलिए यहाँ पर द्वितीय आ गई है। भूमि की स्तुति करते हुए, स्तुवन के अंदर सत्री प्रत्यय है, सत्री प्रत्यय हुए अर्थ में होता है, स्तुति करते हुए, ठीक है ना। राजस्थानी भाषा के षष्ठी एक वचन, भाषा के महाकवि, अपने नाम से धन्य, पद्मश्री कन्हैया लाल सेठिया, इस ही भूमि की स्तुति करते हुए धरती धोरारी, ठीक है ना। आ तो सुरगा ने समझावे, अट्टे देवरमण ने आवे, जिलो जसनर नारी गावे, इस तरह से उन्होंने धरती धोरारी। इति अमर गीतम, यहाँ पर यण संधि है, यह से पहले आधा अक्षर होता है, यण संधि होती है। इति अमरम गीतम यानी अमर गीत, रचितवान यानी रचा, रचितवान के अंदर कत्वतु प्रत्यय क्रिया योग मतलब क्रिया के रूप में भी प्रयुक्त होता है, इसलिए रचितवान यानी रचा। राजस्थानी भाषा के महाकवि, अपने नाम से धन्य, पद्मश्री कन्हैया लाल सेठिया ने इस ही भूमि की स्तुति करते हुए धरती धोरारी, इस प्रकार के अमर गीत की रचना की। आधुनिक संस्कृत कवयः अपि, यहाँ पर आपके पूर्व रूप संधि है, कवयः है। कवि शब्द तो आपको इकारांत पुल्लिंग शब्द आपको याद ही है, कवि ही कवि, कवयः, कविम कवि कवीन, तो ये प्रथमा बहुवचन है। आधुनिक इसका विशेषण है। आधुनिक संस्कृत कवयः है यानी संस्कृत कवियों ने क्यों लगा, क्योंकि प्रथमा विभक्ति है, कर्ता ने, अपि यानी भी, स्व काव्येषु अपने काव्यों में क्यों लगा, क्योंकि सप्तमी बहुवचन है, सप्तमी अधिकरण में अपने काव्यों में। मरुभूमि गौरव गानम यानी मरुभूमि का गौरव गान कृतवंत यानी किया। कृतवंत के अंदर कौन सा प्रत्यय है भाई, आपको तो पता ही नहीं है।
ये रचितवान के अंदर कौन सा है? कत्वतु, तो इसके अंदर भी कत्वतु है। ऐसा नहीं आएगा, ऐसा भी आ सकता है, क्योंकि ये तो रचितवान शब्द है, वो आपके अब बन गया क्या? नाउन बन गया। अब इसका रूप चलेगा, शब्द रूप चलेगा। रचितवान रचितवंतो रचितवंत है, तो कृतवान कृतवंतो कृतवंत है, ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, इसलिए इसमें आपके ये जो कत्वतु प्रत्यय है आधुनिक, तो आपको पूछे तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो क्री धातु कत्वतु प्रत्यय। अब चाहे शब्द रूप का कोई भी हो ना, कोई भी विभक्ति का, उसकी विभक्ति का रूप चलता है, नो प्रॉब्लम। ये तो प्रथमा एक वचन है, तो आपको ऐसा लगता है। आधुनिक संस्कृत कवि भी अपने काव्यों में आधुनिक संस्कृत कवियों ने भी अपने काव्यों में मरुभूमि का गौरव गान किया है। प्रस्तुते पाठे, यहाँ पर भी आपके सप्तमी एक वचन है, यहाँ पर भी सप्तमी एक वचन है। प्रस्तुत पाठ में, ये तो विशेषण है इसलिए मैं नहीं आ रहा है, विशेष्य में मैं आता है। प्रस्तुत पाठ में कतिपय सरल ही श्लोक ही, तो ये श्लोक शब्द है, इसके अंदर तृतीया विभक्ति बहुवचन है, तो इसके दो विशेषण है। कितने विशेषण है? दो, एक तो सरल है, एक कतिपय, यानी कुछ। कुछ क्या है? श्लोक। सरल क्या है? श्लोक। इसलिए श्लोक की विशेषता बताने वाले दो शब्द हैं। तो जो आपके विशेषता बताने वाले शब्द है उसमें सेम विभक्ति है। प्रस्तुत पाठ में कुछ सरल श्लोकों के द्वारा क्यों लगा? क्योंकि तृतीया विभक्ति, आपका तृतीया विभक्ति बहुवचन है, तो तृतीयाकरण कारक से, तो कुछ सरल श्लोकों से, कतिपय यानी कुछ सरल यानी सरल श्लोक यानी श्लोकों से, मरुभूमि, यहाँ पर षष्ठी एक वचन है, मरुभूमि के क्यों लगा? क्योंकि षष्ठी है। अपूर्व सौंदर्य से यानी अपूर्व सौंदर्य का, यथावच्चय और यथावच्चय आपका सुचुत्व संधि से अलग हो गया, संधि चैनल पे पढ़ाई हुई, आप समझ लो। उसके बाद में यहाँ जो भी शब्द आते हैं उसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। और यथावत चित्ताकर्षकम च, और चित्ताकर्षक, चित्त को आकर्षित करने वाले, मन को आकर्षित करने वाले, मन को भाने वाले, मन को अच्छे लगने वाले, मन को प्रसन्न करने वाले, उसे कहते हैं चित्ताकर्षक। और मन को आकर्षित करने वाले चारु चित्रम यानी सुंदर चित्र को, चारु का मतलब होता है सुंदर, चित्रम यानी चित्र को, प्रस्तुयते यानी प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रस्तुत पाठ में कुछ सरल श्लोकों के द्वारा मरुभूमि के अपूर्व सौंदर्य का और यथावत तथा चित्ताकर्षक सुंदर चित्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अब पूरे का देख लो, फिर श्लोक शुरू करते हैं। राजस्थान प्रदेश के पश्चिमी अंचल में थार की मरुभूमि फैली हुई है। हम राजस्थानीय लोग विशेष रूप से इस मरु प्रदेश की शोभा संपद अक्षय कोश के प्रति अनुरक्त और गौरवान्वित हैं। न केवल हम ही अपितु मरु महिमा से आकृष्ट देश के भ्रमण की रुचि रखने वाले वैदेशिक लोग भी मरु सौंदर्य के दर्शन से वंचित, अपने आप को आँखों के द्वारा वंचित मानते हुए मरु दर्शन करके ही अपने आप को धन्य मानते हैं। राजस्थानी भाषा के महाकवि अपने आप को अपने नाम से धन्य पद्मश्री कन्हैयालाल सेठिया ने इस ही मरुभूमि को, इस ही भूमि की स्तुति करते हुए धरती धूरारी इस प्रकार के अमर गीत की रचना की। आधुनिक संस्कृत के कवियों ने भी अपने काव्यों में मरुभूमि का गौरवगान किया। प्रस्तुत पाठ में कुछ सरल श्लोकों के द्वारा मरुभूमि की अपूर्व सौंदर्य की और यथावत तथा चित्ताकर्षक सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। तो क्या किया है हम भी देख लेते हैं, यही हमारे ईश्वर की मर्जी है। तो सबसे पहले इसका आदर्श वाचन करते हैं। शरीर विज्ञान विचक्षणेन प्रशंसितो ययं चरकेश्वरेण स्नेहार्ध भावेक रसिर्विशिष्ट शुष्कोऽपि नित्यं सरस सदेश मरुषुवर्णो नहि येन दृष्ट किम तेन दृष्टं क्वचित् दुःसुदर्शं स्फुटं मरुभान्तेषु मेरुशृङ्गाशिलासु कृष्णासु नयते हि मृग्या रम्ये क्वचिद् सेकद्वप्रसानो सुकोमले भास्वते हेमवर्णे
प्रातः प्रदोषे च सुखं स्थितानां केषां न चेतांसि विकाशवन्ति शीतलो गन्धवः शमीर शततिराणां मधुरो विरावः तन्नर्तनं बर्हविभूषणानां समुत्प्लुतिः सा च कुरङ्गमाणां ते तुन्दिलाश्वादो रसाकलिङ्गा शारदी चञ्चलचन्द्रिका च स्फुरन्ते स्फुरगावलीषु क्रमेलकानां गतयष्टास्ता वर्षागमे चारुमरुं विहाय क्वयन्यत्र कश्चापि रमतं चित्तं सरश्चु वर्षासमये अपि यस्मिन् शरत्प्रसन्नं सलिलं चकास्ति गाव प्रसन्ना मनुजा प्रसन्ना देवा प्रसन्ना व्रतदानयज्ञे किं नाम यत्तन्नमरौ स्मृतं विद्या समृद्धो भवता विधेय मानं मनीषिता मैत्री मरुदूष्णं मरीचिका मृगः मूर्धनि मनुष्याणाम् उष्णिशं प्रमुखं मरौ। अब इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। जैसे जैसे हिंदी अनुवाद होगा वैसे वैसे आपकी संस्कृत व्याख्या होगी। मतलब ये है कि जैसे पहला श्लोक है तो उसका हम पहले अन्वय निर्धारित करेंगे। अन्वय का मतलब होता है सबसे पहले कौन से शब्द का अर्थ होगा। देखिए, शरीर विज्ञान विचक्षणेन प्रशंसितो अयम चरकेश्वरेण स्नेहार्धभावे करशैर विशिष्ट शुष्को अपि नित्यम सैरश सैदेश। क्योंकि ये 12वां पाठ है इसलिए यहाँ थोड़े श्लोक भी डिफ़िकल्ट है, इसलिए बोर्ड परीक्षा में आने के लिए 100% चांस रहते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले शरीर विज्ञान विचक्षणेन, ये आपके तृतीया विभक्ति एक वचन है, इसलिए इसके बाद में इसका अर्थ होगा चरकेश्वरेण। उसके बाद में प्रशंसिता है, फिर प्रशंसिता और अयम है, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा पूर्व रूप संधि से, प्रशंसिता और अयम। ठीक है ना। अयम का बाद में होगा, पहले किसका होगा, से का, से के बाद में अयम, से अयम। याद हुआ। शरीर विज्ञान विचक्षणेन चरकेश्वरेण प्रशंसिता से अयम देश से, उसके बाद में अयम फिर देश है। यही आपकी संस्कृत व्याख्या है। अभी आप रट लो। अरे रटना नहीं है, श्लोक को देख देख करके आपको नंबर निर्धारित करना है। पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर आपके ऐसा और फिर अयम फिर देश है। तो आपको तो पढ़ना ही नहीं है ना, सीधा सीधा आपको क्या करना है, लिखना है। देख देख करके नंबर याद रख लो बस, और हिंदी अनुवाद याद हो जाएगा तो आपको ऑटोमेटिकली माइंड में सेट हो जाएगा। शरीर विज्ञान विचक्षणेन चरकेश्वरेण प्रशंसिता स अयम देश है, स अयम देश है। उसके बाद में शुष्क अपि, शुष्क अपि। ठीक है ना, याद हो जाएगा। स अयम देश है, शुष्क है अपि, यहाँ पर भी पूर्व रूप संधि है, शुष्क है अपि। उसके बाद में स्नेह, स्नेह है के अंदर दीर्घ संधि है, आर्द्र स्नेह है, फिर ऐसा डैश लगा करके आर्द्र लिख देना अलग, स्नेह है आर्द्र। उसके बाद में भाव, भाव वही के अंदर वृद्धि संधि है, भाव प्लस एक, भाव डैश लगा करके एक, फिर रसई, वी के ऊपर वाले रह का विसर्ग बन गया तो वो विसर्ग यहाँ सही के साथ में आया, रसई, जो द्वितीय बहुवचन है, तृतीय बहुवचन ऊपर आया था ना, कतिपय सरलई श्लोकई, है ना, जो आपके पाठ के आमुख केंद्र है। पाठ आपके पास बुक है तो बुक के लास्ट में सेकंड लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कतिपय सरलई श्लोकई, उसके जैसा यहाँ पर हो जाएगा रसई, तृतीय बहुवचन। तृतीय बहुवचन पुल्लिंग में आपको आती है। स्नेह आर्द्र भाव एक रसई, रसई। उसके बाद में रसई के बाद में विशिष्ट, विशिष्ट, विशिष्ट के बाद में क्या बच गया, नित्य सरस, फिर पूरा हो जाएगा नित्य सरस, ये लास्ट में आएगा। नंबरिंग आपको याद हुआ।
शरीर विज्ञान विचक्षणेन चरकेश्वरेण परसंसित स अयम देशः शुष्क अपि स्नेह आर्द्र भाव एक रसई विशिष्ट नित्यम सरसः। अब इसका हिंदी ट्रांसलेट करते हैं। अब इस राजस्थान की मरुभूमि के अंदर एक आचार्य चरक हुए थे। चरक ने क्या किया था? चरक ने यहाँ पर जो आपके आजकल जो मेडिकल साइंस है, उस मेडिकल साइंस का सबसे पहला ग्रंथ उनका ही था, चरक का, आचार्य चरक, ठीक है ना। उस समय वो सर्जरी करते थे, कोई साधन नहीं था उनके पास, फिर भी वो साधन का निर्माण किया और उन्होंने एक चरक संहिता लिखी है जो संस्कृत में श्लोकों में लिखी हुई है। आजकल के जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने स्टार्टिंग में जब ये मेडिकल दवाएं वगैरह बनी थी तो उस समय जो उन्होंने जो ऑपरेशन करने के जो औजार वगैरह होते हैं, उनके कितने लंबा होना चाहिए, कैसी उनका आकार कैसा होना चाहिए, आगे से वो सिंह मुख जैसा होना चाहिए, गोमुख जैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये सारी चरक संहिता में लिखी हुई है, वहाँ से उन्होंने प्राप्त किया था, ठीक है ना। तो शरीर विज्ञान विचक्षणेन, तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति एक वचन है, चरकेश्वरण में भी तृतीया विभक्ति एक वचन है, इसलिए ये विशेष्य है और ये आपका विशेषण है, शरीर विज्ञान विचक्षणेन, ये साथ में लिख दें। शरीर विज्ञान के विचक्षणेन यानी विशेषज्ञ, विचक्षण यानी विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट, ठीक है ना। ह्यूमन बॉडी साइंस, ओके, ऐसे कैसे पता नहीं कैसे कर रहे हो। तो शरीर विज्ञान के विशेषज्ञ आचार्य चरक द्वारा क्यों लगा? क्योंकि तृतीया विभक्ति, आचार्य चरक द्वारा प्रशंसित है, यानी प्रशंसा किया हुआ, उन्होंने अपने ग्रंथ में उनकी प्रशंसा की थी, प्रशंसा किया हुआ। स यानी वह, स यानी वह, अयम यानी यह, ये भी प्रथमा एक वचन, ये भी प्रथमा एक वचन, ये भी प्रथमा एक वचन, ये भी प्रथमा एक वचन। तो ये देश है ना, इसके विशेषण है, स भी इसका विशेषण, अयम भी विशेषण है, प्रशंसित भी अयम इसका विशेषण है। प्रशंसित यानी प्रशंसित, वह, अयम यानी यह, देश यानी देश है, देश यानी देश है, जो मन से जोड़ देंगे। शुष्क अपि, शुष्क अपि यानी सूखा होने पर भी, शुष्क यानी सूखा होने पर, क्योंकि उसके अंदर आपका कत प्रत्यय, कत का मतलब होने पर, अपि यानी भी, सूखा होने पर भी, स्नेह आर्द्र, प्रेम से भीगा हुए, प्रेम से भीगे हुए, स्नेह यानी प्रेम से, आर्द्र यानी भीगे हुए, भाव एक का पहले अर्थ होगा, एकमात्र, प्रेम से भीगे हुए, भाव वाले, तो एक का पहले अर्थ होगा, स्नेह से भी पहले, एकमात्र, एक यानी एकमात्र, स्नेह यानी प्रेम से, आर्द्र यानी भीगे हुए, भाव यानी भावों वाले, रसई यानी रसों से, भाव ही नहीं है यहाँ पर, तृतीया बहुवचन नहीं है, भाव है यहाँ पर, केवल भाव वाले, है ना। भाव कि आपका भाव कैसा, विचार कैसा है ना, आपका मन कैसा है, उसको कहते हैं भाव। यानी एकमात्र प्रेम से भीगे हुए, प्रेम से भीगे हुए, भावनाओं वाले, रसों से, रसों क्यों लगा? क्योंकि बहुवचन है, रसों से विशिष्ट यानी विशेष, पर्टिकुलर, ठीक है ना, विशेष हैं, ठीक है ना, जो सूखा होने पर भी एकमात्र प्रेम, एकमात्र कहाँ दिख रहा है आपको? एक यहाँ पर है, एकमात्र प्रेम से भीगी हुई भावना वाले, रसों से विशेष, नित्यम सरस, नित्यम यानी हमेशा, सरस यानी रस युक्त रहता है, रस युक्त रहता है, आनंद युक्त रहता है। क्लियर हुआ? ये अपना श्लोक क्लियर हो गया। अब इसको दोबारा देख लो। शरीर विज्ञान के विशेषज्ञ आचार्य चरक के द्वारा प्रशंसित वह यह देश है जो सूखा होने पर भी एकमात्र प्रेम से भीगे हुए, भावों वाले, रसों से विशेष है, जो हमेशा रसयुक्त रहता है। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट श्लोक देखिए। मरुष्वर्णो न हि येन दृष्ट किम तेन दृष्टं क्वचित् सुदृश्यं स्फुटं मरुभान्ति सुमेरुशृङ्गा शिलासु कृष्णासु नैते हि मृग्या। तो इसमें सबसे पहले होगा सुवर्णो, लास्ट में ओ की मात्रा है, उसका मतलब उत्व विसर्ग संधि है, सुवर्ण है, सुवर्ण है मरु,   येन न,    येन,
ई बीच में लगाओ चाहे मत लगाओ, दृष्ट है, ई का कोई अर्थ नहीं है। सुवर्ण मरु येन न दृष्ट है, तो एक चरण पूरा हो गया। एक श्लोक में 4 चरण होते हैं, ठीक है ना। सुवर्ण है मरु येन न दृष्टे तेन, फिर क्या आएगा, तेन कुहचित सुदृश्यम किम दृष्टम, तेन कुहचित सुदृश्यम किम दृष्टम। अब किम दृष्टम को छोड़ दो, बाकी सब कंटिन्यू। तेन कुहचित सुदृश्यम किम दृष्टम लास्ट में होगा। ओके, ये दूसरा चरण भी क्लियर होगा। पहले चरण में सुवर्ण मरु येन न दृष्ट तेन कुहचित सुदृश्यम किम दृष्टम। उसके बाद में योगा सुमेरु श्रृंगा मरौ स्फुटम भांति, सुमेरु श्रृंगा मरौ स्फुटम भांति। क्लियर हो गया। सुमेरु श्रृंगा, ये आपको याद करना है, यही आपको लिखना है बोर्ड परीक्षा में संस्कृत व्याख्या में। पहले सुमेरु श्रृंगा लिखो देख देख करके, फिर मरु, फिर स्फुटम, फिर भांति। सुमेरु श्रृंगा मरु स्फुटम भांति। उसके बाद में आएगा आपका कृष्णा सुशीलाशु ते न मृग्या, कृष्णा सुशीलासु ते न मृग्या। ही का कोई अर्थ नहीं है, बीच में जोड़ो या मत जोड़ो। इस तरह से इसका ट्रांसलेट होगा। अनुवाद इसका इस तरह से होगा, देखिए, सुवर्ण मरु येन न दृष्टा। पहले मैं हिंदी बोल देता हूँ, आपको बात समझ में आ जाएगी। सुनहरे रंग का मरुस्थल जिसके द्वारा नहीं देखा गया, उसके द्वारा कहीं पर अच्छा दृश्य कहाँ देखा गया। सुमेरु पर्वत की श्रृंखलाएं, सुमेरु पर्वत की चोटियाँ मरुस्थल में स्पष्ट सुशोभित हो रही है, जो कि काले रंग के पत्थरों में तुम्हारे द्वारा नहीं ढूंढा जा सकता। अब इसका अकॉर्डिंग टू ग्रामर, सुवर्ण है मरु, ये प्रथमा एक मरु शब्द है, देख लो, ये रू है ना, गुरु भानु, उसकी तरह से ये पुल्लिंग शब्द है। मरु उकारांत पुल्लिंग शब्द हो गया, तो इसका सप्तमी एक वचन में होगा मरऊ, ठीक है ना, भानऊ, याद आया। उसी तरह से ये सप्तमी एक वचन है, ये प्रथमा एक वचन है। अब यहाँ पहला चरण पूरा करते हैं। सुवर्ण है मरु, सुवर्ण का मतलब होता है सुनहरी, सुनहरी मतलब गोल्डन, गोल्डन कलर होता है ना, वो मरुस्थल में जाकर के दोहरे देखोगे तो सब सोने जैसे दिख रहे हैं, लेकिन वहाँ सोना नहीं, सोओगे तो बिच्छू काट जाएगा, ठीक है ना। वहाँ बहुत बड़े बड़े बिच्छू होते हैं। सोना, सोना मतलब गोल्ड नहीं, स्लीप, सोना, सोना गोल्ड भी कह सकते हो। कैसे, जैसे वहाँ सुनहरे रंग के बड़े बड़े टीले हैं, तो आप ये मत समझना कि वहाँ सोना है, लेकिन है सुनहरा, ठीक है ना। येन यानी जिसके द्वारा, येन के अंदर यत सर्वनाम शब्द है। पुल्लिंग में जब रूप चलता है ना, स्त्रीलिंग में पुंसकलिंग नहीं, पुल्लिंग में जब रूप चलता है तृतीया एक वचन में येन होता है। ये तत्व सर्वनाम शब्द एक याद कर दो, यत और किम ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं। ये सुनहरा मरुस्थल जिसके द्वारा न यानी नहीं, दृष्ट यानी देखा गया, दृश्य धातु कत प्रत्यय, बात खत्म हुई। इतनी ही ग्रामर है, बाकी कुछ नहीं है। ये जानकारी आपको हो गई तो आप खुद टीचर हो, ठीक है ना। आप चाहे IAS बनो, आप चाहे कलेक्टर बनो, लेकिन टीचर तो आप ही बन जाओगे संस्कृत के। आप चाहे किसी को भी आने वाले टाइम में 40 साल के होंगे, 50 साल के होंगे, तो उस समय किसी को संस्कृत पढ़ाने की ज़रूरत रहेगी, इसलिए आप थोड़ा मन लगा के पढ़ो। समझ में आ रही है ना बात, हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। सुनहरा मरुस्थल जिसके द्वारा नहीं देखा गया, तेन यानी उसके द्वारा, जिसके द्वारा, ये यत सर्वनाम शब्द, ये तत् सर्वनाम शब्द। अपन जो यत सर्वनाम तत् क्या बोल रहे हैं, ये पता कुछ चल रहा है। जिसको नहीं चल रहा है ना, उनको हमारे चैनल में मतलब ग्रामर है, संस्कृत व्याकरण है, उसको जाके पढ़ लेना चाहिए। तेन यानी उनके द्वारा, कुहचित यानी कहीं पर, उनके द्वारा कहीं पर, सुदृश्य यानी अच्छा दृश्य, अच्छा दृश्य, किम यानी क्या, दृष्टम यानी देखा गया, उनके द्वारा कहीं पर अच्छा दृश्य क्या देखा गया, कुछ भी नहीं तो देखा गया। आप लोगों ने मरुस्थल देखा है क्या? अरे हमने नहीं देखा, देखा वो बात अलग है, लेकिन आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? तो यहाँ पर ये तुलना की गई है, सुनो देखो अनुवाद। ये सुनहरा मरुस्थल
जिसके द्वारा नहीं देखा गया उसके द्वारा कहीं पर अच्छा दृश्य क्या देखा गया, क्या देखा गया। एक एक शब्द का अर्थ बोलो, अनुवाद ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, सुमेरु श्रृंगा मरो स्फुटम भांति। तो ये शब्द रूप है, ये शब्द रूप है, ये शब्द रूप है और ये धातु रूप है। धातु रूप का मतलब वर्ब, क्रिया है ना। क्रिया संस्कृत में और हिंदी में लास्ट में आती हैं, इंग्लिश में पहले ही आ जाती हैं। आई गॉट टू स्कूल है ना, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो गोइंग बीच में आ गए। संस्कृत में क्या कहेंगे, अहम विद्यालयम गच्छामि, तो गच्छामि लास्ट में आ गए। हिंदी वाले क्या कहेंगे, मैं विद्यालय जाता हूँ लास्ट में आ गए। तो हिंदी में संस्कृत में क्रियाएं लास्ट में आती हैं, लेकिन श्लोक में कहीं पर बीच में दे सकते हैं, इंग्लिश वाले बन जाते हैं ये। तो सुमेरु श्रृंगा यानी सुमेरु पर्वत की चोटियाँ, सुमेरु पर्वत की चोटियाँ। और सुमेरु क्या है, पर्वत है। उस पर्वत की चोटियाँ मरु यानी मरुस्थल में, मरु के अंदर सप्तमी विभक्ति है तो सप्तमी अधिकरण में, मरुस्थल में, मरु का मतलब मरुस्थल, मरु में, मरुस्थल में। स्फुटम यानी स्पष्ट, स्फुटम यानी स्पष्ट, भांति यानी सुशोभित हो रही है, भांति यानी सुशोभित हो रही है। या फिर ऐसे कह सकते हो, सुमेरु पर्वत की चोटियों के समान मरुस्थल में स्पष्ट सुशोभित हो रही है। क्या, इसलिए अपन को ये करना पड़ेगा, सुमेरु पर्वत की चोटियाँ, चोटियाँ बहुवचन है, प्रथमा एक वचन, एक कर्ता बन गया। मरुस्थल में स्पष्ट सुशोभित हो रही है, जो कि बीच में जोड़ना पड़ेगा। कृष्णासु शिलासु, कृष्णा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, शिला आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसके अंदर सप्तमी बहुवचन है। इसमें भी देखो आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ये वाला सु आता है, बाकी सब में षटकोण वाला आता है, रामेशु बालकेशु है ना। तो ये भी आपको याद हो गया, रमाशु, रमाशु में ये आता है। कृष्णासु यानी काली, शिलाशु यानी शिलाओं में, मैं इसमें क्यों लगा, क्योंकि ये तो काली तो विशेषण है। आधा किलो काली लाओ ऐसा थोड़ी कहते हैं, आधा किलो शिला लाओ तो शिला लेके आ जाए। अब वो शिला की विशेषता बताने वाले शब्द है, तो यहाँ विशेषता बताने वाला विशेषण होता है। विशेषण में वही विभक्ति, वही वचन होता है जो विशेष्य में होता है। तो यहाँ विशेष्य, ये विशेष्य पहले बहुत कम आता है, यहाँ पर पहले है। जो कि काली शिलाओं में, ते यानी तुम्हारे द्वारा, न यानी नहीं, मृग्या यानी ढूंढा जा सकता। मृग का मतलब होता है ढूंढना, ठीक है ना। मृग्या यानी ढूंढा जा सकता, जो कि काली शिलाओं में तुम्हारे द्वारा नहीं ढूंढा जा सकता। पूरे का दोबारा देख लो। सुनहरा मरुस्थल जिसके द्वारा नहीं देखा गया उसके द्वारा कहीं पर अच्छा दृश्य क्या देखा गया। सुमेरु पर्वत की श्रृंखलाएं मरुस्थल में स्पष्ट सुशोभित हो रही है, जो कि काली शिलाओं में है ना, पर्वतों की काली शिलाओं में तुम्हारे द्वारा नहीं ढूंढा जा सकता। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। रम्ये क्वचिद शेकत वप्रशानो सुकोमले भास्वती हेमवर्णे प्रातः प्रदोषे च शुकम स्थिता नाम केशामने चेतांशी विकाशवंती। अरे हंस क्यों रहे हो भाई, यही तो है, यही तो जिंदगी है। चलिए जिंदगी शुरू करते हैं, अनुवाद शुरू करते हैं। अब इसका अनुवाद कहाँ से शुरू होगा, इसका अनुवाद शुरू होगा क्वचिद से। कहाँ पर, क्वचिद, क्वचिद रम्ये सुकोमले भास्वती हेमवर्णे शेकत वप्रशानो प्रातः प्रदोषे च सुखम स्थितानां केशां चेतांसि न विकाशवन्ति। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। दूसरी लाइन तो सब कंटिन्यू है। प्रातः प्रदोषे च सुखम स्थितानां केशां न चेतांसि विकाशवन्ति, न इधर लाओ, बाकी कुछ नहीं। और यहाँ पर क्वचिद रम्ये, अब सेकत वप्रशानो लास्ट में बोलना है, बाकी सब कंटिन्यू बोलना है। क्वचिद रम्ये सुकोमले भास्वती हेमवर्णे सेकत वप्रशानो प्रात प्रदोषे च सुखम स्थितानां केशां न चेतांसि विकाशवन्ति। क्लियर हुआ। अब देखो इसका हिंदी ट्रांसलेट। यहाँ पर ये बात लिखी हुई है
कि उस मरुस्थल की भूमि पर, उस थोरों पर किसी तरह की कोई वनस्पति, कोई गंदगी, कोई भी प्लास्टिक, कोई भी कचरा नहीं है। इतनी साफ पड़ी है कि वहाँ पर जा कर के सो जाएं तो बड़ी अच्छे से नींद आ जाती है। लेकिन अपने कान है ना, वो रेत से भर जाएंगे, पवन चलती है वहाँ पर, बवंडर चलते हैं, लेकिन बहुत अच्छी रेत है वहाँ पर। तो वो कहते हैं कि सुबह सुबह के समय जब उन मरुस्थली सम के धोरों पर, जैसलमेर के सम के धोरों पर, वहाँ पर उन टीलों पर जा कर के कोई आराम से सुखपूर्वक सुबह बैठ जाता है, या शाम के समय जब सूर्य मंद हो जाता है और उस समय ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, उस समय जा कर के शाम के समय कोई बैठ जाता है और ठंडी ठंडी हवा आती है और अपनी अच्छी बातें करें, तो उनको कितना आनंद आएगा। वो बात इस तीसरे श्लोक में लिखी हुई है। भगवान करें आप भी वहाँ जाएं। देखिए, क्वचित यानी कहीं पर, क्वचित यानी कहीं पर, रम्ये सप्तमी एक वचन, सुकोमले सप्तमी एक वचन, भास्वती सप्तमी एक वचन, हेमवर्णे सप्तमी एक वचन, शेकत्व शानऊ सप्तमी एक वचन। सानव के अंदर सानू शब्द है, सानू उकारांत है। सानू का मतलब होता है चोटी, सानी का मतलब, सानू का मतलब क्या होता है? चोटी। किसकी चोटी? अरे वो दोरों की चोटी, टीलों की चोटी, ठीक है ना, समझ में आया? कहीं पर, तो ये विशेषण है किसका? शानु का विशेषण है रम्य, सानु का विशेषण है सुकोमल, सानु कैसी है? भास्वती है, शानु कैसी है? हेमवर्ण है। तो ये सब विशेषण है, सप्तमी एक वचन, सप्तमी एक वचन। तो में पे पर कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा, बाकी किसी में नहीं लगेगा, है सप्तमी सब। आया समझ में? विशेषण कितने ही हो सकते हैं, विशेष्य एक ही हो सकता है। कहीं पर रम्य यानी सुंदर, सुकोमले यानी सुकोमल, भास्वती, भास्वती का मतलब होता है चमकती हुई, भास्कर, भास्कर का मतलब जो चमकता है, कौन? सूर्य। तो भास्वती सप्तमी एक वचन है, मातरी, पितरी की तरह छोटी की मात्रा है, सप्तमी एक वचन है। कहीं कहीं पर सुंदर, सुकोमल, चमकती हुई, हेमवर्ण यानी सुनहरे रंग की, हेमवर्ण यानी सुनहरे रंग की, शेकत यानी रेत की, वप्र यानी टीलों की, रेत के टीलों की, सानो यानी चोटी पर, शानो यानी चोटी पर। तो इसको इस लाइन में इतना ही कहना चाहिए ना कि रेत के टीलों पर। लेकिन कवि है ना, कवि अपनी कल्पना करते हैं तो बहुत कुछ बोल देते हैं, अगले का मन प्रसन्न कर देता है। इसलिए इसने पहली लाइन में इतना कुछ कहा है कि कहीं पर सुंदर, सुकोमल, चमकती हुई, सुनहरे रंग की, रेत के टीलों की चोटी पर। अब चोटी पर क्या होता है वो दूसरी लाइन में देखिए। प्रातः प्रदोषे सुखम स्थिता नाम के सामन चेतांसे विकासवंती। प्रातः यानी सुबह, च यानी और, प्रदोषे, प्रदोष कहते हैं संध्या काल को, शाम के समय को, यानी सुबह और शाम के समय, सुखम यानी सुखपूर्वक, स्थिता नाम यानी बैठे हुए, है ना, षष्ठी बहुवचन है तो यहाँ पर भी षष्ठी है तो यहाँ इसका अर्थ हो जाए किन लोगों के, क्योंकि किन के यहाँ पर षष्ठी बहुवचन है, किम सर्वनाम शब्द है, पुल्लिंग है, तो किन लोगों के चेतांसी यानी मन को, नए विकासवंती, नए विकासवंती यानी प्रफुल्लित नहीं करेगा, नए विकासवंती यानी प्रसन्न नहीं करेगा, अर्थात सबके मन को प्रसन्न करेगा। यहाँ पर अर्थापत्ति है, अर्थ की आपत्ति है, इसलिए थोड़ा अपन को जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? अर्थात सबके मन को प्रसन्न करेगा। सुंदर, कहीं देखो दूसरी लाइन, सुबह और शाम के समय सुखपूर्वक बैठे हुए किन लोगों के मन को प्रसन्न नहीं करेगा, अर्थात सबके मन को प्रसन्न करेगा। अब तीसरे का दोबारा देख लो, फिर चौथा श्लोक देखते हैं। कहीं कहीं पर सुंदर, सुकोमल, चमकती हुई, सुनहरे रंग की, रेत के टीलों की चोटी पर सुबह और शाम के समय सुखपूर्वक बैठे हुए किन लोगों के मन को प्रसन्न नहीं करेगा,
अर्थात सबके मन को प्रसन्नता होगी। अब अपने ये जो है 4 श्लोक है, इसके बाद में एक श्लोक और है, वो छोटा सा है, वो उनसे अलग है, वो अनुष्टुप छंद के अंदर है। तो ये देखिए अपना चौथा श्लोक, 3 हो गई। स शीतलो गंधवः समीर स तित्तिराणाम मधुरो विराव तत्नर्तनंबर विभूषणानाम समुत्प्लुते सा च कुरंगमाणाम। श शीतल गंधवः समीर स तित्तिराणाम मधुर विराव। बस कंटिन्यू है इसका पहली लाइन का। और उसके बाद में यहाँ पर आपको बरह विभूषणानाम तत्नर्तनम, यहाँ पर देखो आदित्य तत् है, तत् प्लस नर्तनम, आदिनय का आधा तय बन गया आपके अनुनासिक संधि से। बाद वाला द्वितीय पद का प्रथम अक्षर अगर 5वां होता है तो प्रथम पद का भी 5वां हो जाता है, अनुनासिक संधि है। अनुनासिक संधि, अनुस्वार संधि और परसवर्ण संधि, इन तीनों का आपको भेद समझ लेना चाहिए। हमारे संधि टॉपिक में बहुत ही ये मतलब नज़दीक होती हैं, बहुत ही क्या है क्लोज होती हैं, इसलिए इसको इसके अंतर को समझ लेना चाहिए। तो बर है विभूषणानाम तत् नर्तनम समुत्प्लति साच है कुरंगमाणाम सलुप्ति। इस लास्ट चरण में क्या होगा, साच है कुरंगमाणाम समुत्प्लुति, ठीक है ना। अब देखते हैं इसका ट्रांसलेट। यहाँ क्या बात लिखी हुई है कि जब वहाँ पर अपन उस टीलों पे जाके बैठेंगे तो अपने सामने क्या दृश्य होगा, ठंडी ठंडी सुगंधित हवा चलेगी और उस हवा में जो वहाँ का एक प्रसिद्ध पक्षी होता है रेत का तीतर, ठीक है ना, वो पक्षी होता है, वो अपनी मीठी मीठी मधुर आवाज़ से अपने कानों को प्रसन्न कर देगा। और पास में ही जो मोर होंगे वो पिकॉक वहाँ पर नृत्य करेंगे अपने पंखों को ऊपर उठा उठा करके, वो बहुत सुंदर दृश्य होगा। और उसके अलावा दूसरी तरफ नज़र डालेंगे तो वहाँ पर हिरणों की टोली, यानी बहुत सारे हिरण, और वो भी उछलते हुए 10-10 फीट की छलांग लगाते हुए आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे। बहुत ही सुंदर दृश्य होगा, न जाने कब होगा, ठीक है ना। तो देखिए ये इसका अनुवाद उसी अनुरूप करेंगे। स यानी वह, शीतल यानी शीतल ठंडी, गंध वह यानी सुगंधित, समीर यानी वायु, वह शीतल सुगंधित वायु, स तित्तिराणाम मधुरो विरावः, स तित्तिराणाम मधुरः विरावः। स यानी वह, तित्तिराणाम यानी तीतरों का, है ना, जिसको राजस्थान के कुछ इलाके में क्या कहते हैं, बुढ़िया, है ना, बुढ़ियो बोलियो ना, मारवाड़ी में इसको कहेंगे बुढ़िया, ठीक है ना, तीतर पक्षी होता है, ठीक है ना। इसके लिए शुकुन शास्त्र भी है। यहाँ के लोग मानते हैं कि बुढ़ियो जीवणों पाले तो मूर्ख घरसू क्यों चाले, यानी कि अगर वो राइट हैंड साइड में बोल जाता है तो अपन को घर से आगे नहीं चलना चाहिए, और अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में बोलता है तो अपना सुकून अच्छा होता है, आगे अपना काम सक्सेस होता है। अगर अपना काम आगे बन ही नहीं पा रहा है तो वो बुढ़िया जाके किधर बोलेगा, जीवना बोलेगा। यू नो व्हाट इज जीवना एंड डावा, अंडरस्टैंड और नॉट? दिस मीन डावा मीन लेफ्ट एंड जीवना मीन राइट, अंडरस्टैंड और नॉट? ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, स शीतल गंधवः समीर, वह शीतल सुगंधित वायु, वह तितर पक्षियों का मधुर कूजन या मधुर ध्वनि, विराव का मतलब ध्वनि, और तत्नर्तनम बरह विभूषणा नाम तत्नर्तनम, बरह विभूषण, बरह का मतलब होता है पंख ही जिसकी विभूषण होती हैं, पंखे ही जिसकी विभूषण हैं, वो कौन है, वो है मोर। तो मोर पक्षियों का तत्नर्तनम यानी वह नृत्य, मोर पक्षियों का वह नृत्य, और साच है, और वह कुरंगमाणाम, कुरंगम किसे कहते हैं, कुरंगम कहते हैं हिरणों को, डियर्स, है ना। समुत्प्लुति यानी उछल कूद, सम उत 2 उपसर्ग है, और प्लुति यानी प्लुत के अंदर कतिन प्रत्यय जुड़ा हुआ है, प्लुति यानी उछल कूद। और वह
हिरणों की उछल कूद, और वह हिरणों की उछल कूद। एंड दैट्स जंपिंग ऑफ द डियर्स। क्लियर? अब पूरे का देख लो, उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं। वह ठंडी सुगंधित वायु, वह रेत के पक्षी, तीतर का मधुर कूजन, वह मोर नामक पक्षियों का वह नृत्य, और वह हिरणों की उछल कूद मरुस्थल क्षेत्र में बहुत ही अच्छी लगती है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट श्लोक है आपका, बहुत ही अच्छा श्लोक है। ते तुंदिला स्वादुरसा कलिंगा सारदे चंचल चंद्रिका चे स्फुरते स्फुरन्ते स्फुरगावलेषु क्रमेण का नाम गतयश्चैतास्ता। बहुत ही अच्छा श्लोक। अब देखिए, ते तुंदिला स्वादुरसा कलिंगा, सेम टू सेम। सा च यहाँ जाएगा, सा च, उसके बाद में चंचल चंद्रिका शारदी। फिर क्या आएगा उसके बाद में? ये नेक्स्ट है अपना, यहाँ से आएगा स्फुरगावलेषु स्फुरन्ते स्फुरगावलेषु स्फुरन्ते स्फूर्ति। स्फुरन्ति और स्फूर्ति अलग अलग चीज़ है, ठीक है ना। और उसके बाद में आएगा क्रमेल का नाम तह तह गतय च, आधे से का विसर्ग बन गया, तह तह गतय है, आधे से का विसर्ग बन गया च, च क्रमेल का नाम च तह तह गतय। क्लियर हुआ? ते तुंदिला स्वादुरसा कलिंगा साच सारदे चंचल चंद्रिका स्फुरगावलेषु स्फुरन्ते स्फुरते क्रमेल का नाम च तह तह गतय। ऐसे आपका अनुवाद होगा, ऐसे आपका संस्कृत व्याख्या होगी, है ना। आपको आनंद आ रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे आप लोग है ना मरुस्थल में एक टीले पे बैठे हैं और आपके सामने आपके टीचर गा के सुना रहे हैं आपको, और बहुत अच्छे से आनंद आ रहा है ना। कोरोना वायरस हो गया, नहीं तो घूमने के लिए जाते हैं वहाँ पे। ते, अब इसका अनुवाद देखो, ते तुंदिला स्वादु रस कलिंगा। ते यानी वे, ते यानी वे, तुंदिला यानी तोंद वाले। अब तोंद वाला क्या होता है? तोंद देखी आपने किसी की, है ना। कोई कोई लोग होते हैं जिसके पेट बहुत बड़ा होता है, उसको कहते हैं तोंद। तुंदिला यानी बड़े बड़े, तुंदिला यानी बहुत बड़े बड़े। स्वादु रसा, स्वादिष्ट रस, बहुत ही मीठे रस वाले। कलिंगा, कलिंगा यानी मतीरे, है ना। मतीरे होते हैं तरबूज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वाटरमेलन, वाटरमेलन। ओके, वे बड़े बड़े स्वादिष्ट रस वाले तरबूज, मतीरे का वो ठीक रहेगा, वहाँ तरबूज नहीं कहते लोग, मतीरे, जिसको कलिंगा कहते हैं। और यहाँ आपको पता होगा बाड़मेर साइड में, जैसलमेर साइड में उसको लोग स्थानीय भाषा में उसको कहते हैं कालेंगा, ठीक है ना, कालेंगा। और जो ककड़ी होती है ना, ककड़ी, जो ककड़ी खट्टी खट्टी खाने के लिए मीठी होती हैं, उसको कहते हैं सेमड़ा, ठीक है ना, सेमड़ा। ये इनकी स्थानीय भाषा है। तो ये कलिंगा होता है ना, इसको लोग आज भी कालेंगा कहते हैं, कालेंगा, कालेंगा। क्यों कहते हैं मालूम? क्योंकि ये एक रूढ़ है। प्राचीन काल में जब संस्कृत बोली जाती थी ना, वो संस्कृत आज भी विद्यमान है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो मारवाड़ी में, राजस्थानी में संस्कृत के वर्ड बोले जाते हैं, वो सीधे संस्कृत में आ गए, ठीक है ना। तो जैसे कालिंगा है तो लोग कालिंगा बोलते हैं, लेकिन उनको पता नहीं ये संस्कृत शब्द है कलिंगा, कलिंगा, कलिंग धन गा, इसका मतलब होता है ये कलयुग में, कलयुग का फल है, लेकिन मीनिंग इनको पता नहीं। तो अपन चलते हैं हिंदी अनुवाद में, अपने को क्या प्रॉब्लम है। वे बड़े बड़े, बड़े बड़े मतलब 15 किलो के, 20 किलो के, वे बड़े बड़े बीकानेर साइड के मीठे होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं मतीरे, ठीक है ना। वे बड़े बड़े स्वादिष्ट रस वाले मतीरे और
वह, च का मतलब और, वह चंचल चंद्रिका यानी चंचल चांद वाली, चंचल चंद्रिका यानी चंचल चांद वाली शारदी, चांद वाली नहीं, चांदनी, शारदी यानी शरद ऋतु की, ठीक है ना। शारदी का मतलब होता है शरद ऋतु की, ठीक है ना। और वह शरद ऋतु की चंचल चांदनी, शारदी पहले बोल दो, अन्वय में बाद में लिखा तो नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। और वह पहले ही लिखा हुआ है, और वह शरद ऋतु की चंचल चांदनी, ठीक है ना। शरद ऋतु कौन सी होती है आपको मालूम है? जब नवरात्रा चलती है उस समय शरद ऋतु होती है, और उस समय शाम के समय रात को 7 बजे से 12-1 बजे तक जो चांदनी रात होती है उस समय मरुस्थल में बहुत ही आनंददायी पल होता है। उसके बाद में यहाँ पर जो लिखा है स्फुरगौ अवलेषु, यहाँ पर आपके अयादि संधि स्फुरगौ और अवलेषु, स्फुरगा दीर्घ संधि स्फुरगा अवलेषु, स्फुरंती स्फूर्ति। तो यहाँ कुछ अर्थ ऐसा होगा, स्फुरगा, स्फुरग कहते हैं पक्षियों को, स्फुरगा पक्षियों की, स्फुरंती यानी फुदफुदाती हुई, अवलीशु यानी पंक्तियों की, अवलीशु यानी पंक्तियों में, सप्तमी बहुवचन है, अवली का मतलब पंक्ति, दीपावली, दीप धन अवली, दीपों की पंक्ति, ठीक है ना। पक्षियों की फुदफुदाती हुई पंक्तियों में, स्फूर्ति यानी स्फूर्ति। स्फूर्ति कैसे होती है? जैसे पक्षी कोई उड़ते हैं ना तो वो क्रम से उड़ते हैं, और वो क्रम धीरे धीरे यूँ थोड़ा स्लो के अंदर यूँ ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है ना। राउंड अप में ऊपर नीचे वो पूरा एकदम वो पंक्ति है ना ऊपर नीचे होती रहती है, उसको कहते हैं पक्षियों की फुदफुदाती हुई पंक्तियों में स्फूर्ति। और चय यानी और, क्रैमेल का नाम, ये क्रैमेल कहते हैं, कैमल को कहते हैं, ठीक है ना। ये इंग्लिश वर्ड है, संस्कृत से मिला जुला खाता है, और इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? ऊँट। और ऊँटों की ताह यानी वे मतलब विभिन्न प्रकार की गतियाँ है यानी गतियाँ, वहाँ पर ऊँट दौड़ते हैं, सीधा सपाट पड़ा है, बहुत अच्छा मैदान है, ऊँट अपनी गद लंबी करके ऐसे तेज़ गति से दौड़ते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है ना। और ऊँटों की विभिन्न प्रकार की गतियाँ, ये वहाँ का वर्णन है। इसको दोबारा देख लो, वे बड़े बड़े स्वादिष्ट रस वाले मतीरे, और वह शरद ऋतु की चंचल चांदनी, पक्षियों की फुदफुदाती हुई पंक्तियों में स्फूर्ति, और ऊँटों की विभिन्न प्रकार की गतियाँ हमें मरुस्थल में बहुत ही अच्छी लगती है। अब नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। वर्षागमे चारुमरुम विहाय क्वान्यत्र क्वस्यपि रमेत चित्तं सरस्सु वर्षा समये अपि यस्मिन् शरत् प्रसन्नं सलिलं चकास्ति। वर्षागमे चारु मरुं विहाय क्व अन्यत्र कस्यापि रमेत चित्तं सरस्सु वर्षा समये अपि यस्मिन् शरत् प्रसन्नं सलिलं चकास्ति। वर्षागमे चारु मरुम विहाय, देखो क्व और अन्यत्र यहाँ पर दीर्घ संधि है, क्व अलग है, क्व का मतलब वेयर, अन्यत्र अनोदर प्लेस, ठीक है ना। तो यहाँ पर वर्षागमे चारु मरुम विहाय अन्यत्र, फिर अन्यत्र का अर्थ होगा, फिर क्व का होगा। उसके बाद में कस्य अपि, यहाँ पर भी दीर्घ संधि, चित्तम रमेत, आ गया समझ में। वर्षागमे चारु मरुम विहाय अन्यत्र क्व कस्य अपि चित्तम रमेत। उसके बाद में होगा यस्मिन, ठीक है ना। यथ सर्वनाम शब्द सप्तमी एकवचन। वर्षा समये अपि सरस्सु शरत् प्रच्छन्न सलिलं चकास्ति। यस्मिन् वर्षा समये अपि सरस्सु शरत् प्रच्छन्न सलिलं चकास्ति, ये इसका अन्वय है। अन्वय दोबारा देख लो। वर्षागमे चारु मरुम विहाय अन्यत्र क्व कस्यपि चित्तं रमेत
यस्मिन् वर्षा समये अपि सरसु सरत प्रसन्नं सलिलं चकास्ति। अब इसका है जो ट्रांसलेट। वर्षागमे, वर्षा धन आगमे, आगमे में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। वर्षा के आने पर, वर्षा ऋतु के आने पर, चारु यानी सुंदर, मरुस्थलम यानी मरुम यानी मरुस्थल को, विहाय वि उपसर्ग ही धातु लेप प्रत्यय छोड़कर, वर्षा के आने पर, वर्षा ऋतु के आने पर सुंदर मरुस्थल को छोड़कर अन्यत्र यानी दूसरी जगह, क्व यानी कहाँ पर, दूसरी जगह कहाँ पर, कस्य अपनी किसी का भी, दूसरी जगह कहाँ पर किसी का भी, चित्तम रमेत मन प्रसन्न होगा, मन प्रसन्न होगा। वर्षा ऋतु के आने पर सुंदर मरुस्थल को छोड़कर दूसरी जगह कहाँ पर, कहीं पर भी किसी का भी मन रमता है क्या? अर्थात नहीं रमता है, ठीक है ना। वर्षा ऋतु के आने पर सुंदर मरुस्थल को छोड़कर दूसरी जगह कहाँ पर किसी का मन प्रसन्न होता है, अर्थात कहीं पर भी नहीं होता है। फिर वर्षा यस्मिन, यस्मिन यानी जिसमें, जिसमें किसमें, जिस मरुस्थल में, तो यस्मिन मरु, जिस मरुस्थल में, सप्तमी एक वचन है। वर्षा समये अपि, पूर्व रूप संधि है, वर्षा समये प्लस अपि, तो यहाँ सप्तमी एक वचन है, अपि मतलब भी, वर्षा के समय में भी, वर्षा ऋतु के समय में भी, जिस मरुस्थल में वर्षा ऋतु के समय में भी, सरह शु, यहाँ पर ये विसर्ग है ना, इसका विसर्ग ही रहेगा, विकल्प से संधि है, विकल्प मतलब विसर्ग का लोप होगा या नहीं होगा, इस तरह से विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा। तो सरह का मतलब तालाब होता है, सरस्सु यानी तालाबों में, शरत प्रसन्नम सलिलम चकास्ति, शरत यानी शरत ऋतु में, प्रसन्नम यानी अत्यंत, सलिलम यानी निर्मल जल, चकास्ति यानी सुशोभित होता है, ठीक है ना। जिस मरुस्थल में वर्षा ऋतु में भी, वर्षा ऋतु में तो पानी गुदला होता है, किसी भी तालाब में जाके देखो उसका पेंदा नहीं दिखता है, लेकिन मरुस्थल में ऐसे तालाबों में ऐसे पानी पड़ा रहता है जैसे शरद ऋतु में बहुत ही अच्छा एकदम पवित्र निर्मल जल होता है, जो छन करके वर्षा ऋतु के जस्ट बाद में पानी होता है, उस पानी की बात करें। जिस मरुस्थल में वर्षा ऋतु में भी तालाबों में शरद ऋतु के समान अत्यंत निर्मल जल सुशोभित होता है। क्लियर हो गया? पूरा श्लोक देख लो। वर्षा ऋतु के आने पर सुंदर मरुस्थल को छोड़कर दूसरी जगह कहाँ पर किसी का भी मन प्रसन्न होता है, जहाँ पर या जिस मरुस्थल में वर्षा ऋतु में भी तालाबों में शरद ऋतु के समान अत्यंत निर्मल जल सुशोभित होता है। अब अपना नेक्स्ट देखते हैं। गाव प्रसन्ना मनुजा प्रसन्ना देवा प्रसन्ना व्रतदान यज्ञ किम नाम तत् यत्न मरो समृद्धम विद्या समृद्धो भवता विधेयः। अब इस श्लोक के अंदर आपका अन्वय है। गाव प्रसन्ना मनुजा प्रसन्ना, एक चरण पूरा हो गया। दूसरा चरण यहाँ से है। व्रतदान यज्ञ देवा प्रसन्ना, गावा प्रसन्ना, एक बात पूरी। मनुजा प्रसन्ना, दूसरी बात पूरी। व्रतदान यज्ञ देवा प्रसन्ना, तीसरी बात पूरी। फिर यहाँ पर ये जो शब्द है ना, यहाँ पर तीन शब्द है। यत, तत्, यत, न। यहाँ पर देखो द्य है, द्य के अंदर द पहले है, उसके बाद में यह पूरा है। तो द पहले है, उसका तय बन गया तत्, और उसके बाद में यह के बाद में ये जो न है उसका तय बन गया, यत बन गया। उसके बाद में न पूरा संधि विच्छेद करके बताते हैं। ये देख लीजिए, तत् यहाँ पर दया का तय बन गया, फिर यह पूरा है वो यहाँ पर आ गया, और उसके बाद में ये जो ऊपर वाला आधा न है वो उसका तय बन गया, और ये जो नीचे वाला न है वो यहाँ पर है। तत् यत न, ऐसे शब्दों को अलग करके अनुवाद करते हैं ना, तब मज़ा आता है। तो देखिए, तत् किम नाम, तत् यानी वह है, किम यानी कौन सी, नाम यानी वस्तु है, वह कौन सी वस्तु है, यत यानी जो, मरो यानी मरुस्थल को, समृद्धम यानी समृद्ध, न यानी नहीं करती है। वह कौन सी वस्तु है जो मरुस्थल में समृद्ध नहीं होती है। मरुस्थल में आएगा क्योंकि सप्तमी एक वचन है।
मरुस्थल में समृद्ध नहीं होती हैं, मतलब मरुस्थल में नहीं मिलती हैं, सारी वस्तु मिलती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ अनुवाद कर दिया अपन को यहाँ पर करना था, क्योंकि ये शब्दों को अलग कर रहे थे। अब देखिए उसके बाद में यहाँ तक हो गया। फिर देखिए भवता विद्या समृद्ध है विधेय है, भवता विद्या समृद्ध है विधेय, क्लियर। अब देखिए मरुस्थल में पहले अपन को जोड़ना पड़ेगा इस श्लोक के पहले में। मरुस्थल में गाव प्रसन्ना, सभी गायें प्रसन्न हैं, क्योंकि वहाँ पर गायों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। गाव प्रसन्ना, सभी गायें प्रसन्न हैं। मनुजा प्रसन्ना, सभी मनुष्य प्रसन्न हैं। और वृत्तदान यज्ञ, यज्ञ के अंदर तृतीय विभक्ति बहुवचन है, रामई बालकई, है ना। तो वृत्तदान और यज्ञों से, ये बहुवचन क्यों है, क्योंकि तीन चीज़ें, व्रत, दान और यज्ञों से देवा प्रसन्ना, यानी सभी देवता प्रसन्न हैं, ठीक है ना। उस मरुस्थल में गायें प्रसन्न हैं, मनुष्य प्रसन्न हैं, और व्रतदान तथा यज्ञ से देवता प्रसन्न हैं। अब ये तो आपके कर दिया। तत्किम नाम, वह कौन सी वस्तु है, यत मरो समृद्धम न, जो कि मरुस्थल में समृद्ध नहीं होती हैं। अब इसने जो बात कही है अंत में पंडित विद्याधर शास्त्री ने, वो बात आपको बता देते हैं। भवता विद्या समृद्ध विधेय, और आपको, आपके द्वारा, ठीक है ना। भवता तृतीया एक वचन है, भवत सर्वनाम शब्द है। अब आपके द्वारा या फिर आपको विद्या समृद्ध विधेय, इसको अब आपके द्वारा इस मरुस्थल को विद्या समृद्ध विधेय, यानी विद्या में समृद्ध करना है, विद्या में समृद्ध करना है, ठीक है। अब पूरे का देख लो। इस मरुस्थल में गायें प्रसन्न हैं, मनुष्य प्रसन्न हैं, व्रतदान और यज्ञों से देवता प्रसन्न हैं। और वह कौन सी वस्तु है जो कि मरुस्थल में समृद्ध नहीं होती हैं। अब आप लोगों को इस मरुस्थल को विद्या में भी समृद्ध बनाना है, क्लियर हुआ। अब अपन देखते हैं अंतिम श्लोक। अंतिम श्लोक पंडित विद्याधर शास्त्री का नहीं है, इसलिए आप उसको अन्वय, मतलब संस्कृत व्याख्या में जो संदर्भ होता है उस संदर्भ में, उस मान लो वो श्लोक आ जाए तो आपको पंडित विद्याधर शास्त्री विरचिता ऐसे नहीं लिखना है। ये अपना अंतिम श्लोक है। मानं मनीषिता मैत्री मरुदुष्णं मरीचिका मृगा मूर्धनि मनुष्याणां मुष्णिकं प्रमुखं मरो। अब इसका अन्वय देखिए, ये अंतिम श्लोक है। इस श्लोक के अंदर क्या बात लिखी है कि मरुस्थल में क्या क्या विशेषताएं हैं, वहाँ पर मरुस्थल में कौन कौन सी चीज़ें मुख्य रूप से पाई जाती हैं उसके बारे में है। बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। यहाँ पर लिखा अज्ञात मूलम संपादितम च। अज्ञात मूलम संपादितम का मतलब होता है कि ये कहाँ से लिया है कोई पता नहीं है, कौन से ग्रंथ से, किसी को याद रह गया और लिख दिया। इसका अन्वय में यही है, मानम मनीषिता मैत्री, और मरुदूष्णम के अंदर दय अलंत हुआ तो तय बन गया मरुत, और उष्णम दो अलग शब्द बन गया। उष्णम पहले आएगा, मरुत बाद में आएगा। उष्णम मरुत, उसके बाद में मरीचिका, ठीक है ना। मरीचिका के बाद में आएगा मृगा, और उसके बाद में मनुष्याणाम मूर्धनि उष्णिसम, मनुष्याणाम मूर्धनि उष्णिसम, याद हुआ। उसके बाद में मरो, मरो के अंदर सप्तमी एक वचन है, और प्रमुखम में अलंत हो गया, प्रमुखम बाद में आएगा लास्ट में, मरो प्रमुखम। अब इसका हिंदी अनुवाद देखो। मरुस्थल में प्रमुख रूप से क्या क्या चीज़ मिलती हैं कि मरुस्थल के लोगों का मानम यानी सम्मान, सम्मान बहुत महत्वपूर्ण होता है मरुस्थल के लोगों का। मरुस्थल के लोगों का सम्मान, मनीषिता यानी मानवता, मैत्री यानी मित्रता, और उष्णम मरुत यानी गर्म हवा, मरुस्थल की गर्म हवा प्रसिद्ध है। और मरीचिका यानी मृग तृष्णा, मरीचिका यानी मृग तृष्णा। मृग तृष्णा क्या होती है शहर के लोगों को पता नहीं है, गांव के लोगों को भी बहुत कम होगी। हम आपको बता देते हैं कि अपन क्या है कि रेगिस्तान के दौरों के बीच में जाते हैं, तो उन दौरों के बीच में कुछ गलियारा होता है। उस जगह पर अपन गर्मी के ऋतु के अंदर 12 बजे देखते हैं तो वहाँ ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ भाप उठ रही है ना। कहीं कभी कभी सड़क के ऊपर भी ऐसा दिखता है, वो भाप दिखती है ना, वो मरीचिका होती है। उसको मरीचिका क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हिरण होता है ना, हिरण, वो मरुस्थल के अंदर प्यासा हो जाता है तो उसको मरीचिका दूर से दिखती है। तो मरीचिका तो क्या है, भाप होती है, ज़मीन के अंदर वाष्पीकरण होता है, उससे अपन को वो जगह थोड़ी धुंधती हुई, ऐसे कंपन होती हुई दिखाई देती हैं। तो वहाँ पर वो हिरण भाग के जाता है कि वहाँ पर पानी है, और वो पास में जाते हैं और कुछ नहीं दिखता है। इस तरह से वो चीज़ होती है, उसको क्या कहते हैं, मरीचिका। ये मरीचिका समझ में आ गया। तो मरुस्थल के लोगों का सम्मान,
उनकी मानवता, उनकी मित्रता और गर्म हवा तथा मृग तृष्णा। मरीचिका का अर्थ क्या होता है? मृग तृष्णा। तथा मृगा यानी हिरण, वहाँ पर हिरण बहुतायत में पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो मनुष्याणाम मूर्धनि उष्णिशम यानी मनुष्यों के, षष्ठी बहुवचन है, मनुष्यों के मूर्धनि यानी सिर पर, ठीक है ना, उष्णिकम यानी पगड़ी, मनुष्यों के सिर पर जो पगड़ी होती हैं वो उनका सम्मान होता है। ये सारी चीज़ें मरो प्रमुखम यानी मरुस्थल में प्रमुख रूप से मिलती हैं। ये सारी चीज़ें मरुस्थल में प्रमुख रूप से मिलती हैं, ठीक है ना। टर्बन ऑफ ऑन द हेड ऑफ ऑल ऑफ मैन, ठीक है ना। मनुष्यों के सिर पर जो टर्बन होती है यानी कि पगड़ी होती है, उसको अपने यहाँ पर कह सकते हैं। अब पूरा दोबारा देख लो। मरुस्थल के लोगों का सम्मान, उनकी मानवता, उनकी मित्रता, वहाँ की गर्म हवा, वहाँ की मृग तृष्णा और वहाँ के हिरण तथा वहाँ के मनुष्यों के सिर पर पगड़ी मरुस्थल में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। इसी के साथ में ये जो अपने 12वें पाठ का अंतिम श्लोक भी पूरा हो गया। हमने आपको इस वीडियो के शुरुआत में भी बताया था कि हम इस पाठ के 2 पार्ट बनाएंगे। तो पहला पार्ट यही पूरा हो गया। सेकंड पार्ट में आपको शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर समझाए जाएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। आज्ञा क्या दीजिए? नेक्स्ट वीडियो तैयार है, वो भी आप देख सकते हैं। भगवान आपका भला करें। हे भगवान, भला सबका करो, शुरू हमसे करो। कहाँ हो भगवान, भला सबका करो, शुरू हमसे करो। कंपटीशन लेवल पर संपूर्ण संस्कृत व्याकरण पढ़ने के लिए तथा स्कूली बच्चों की संस्कृत पुस्तकें पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।